मेरा नाम रवि है। मैं एक मामूली से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी दो बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी है और वह दोनों ही अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरे पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गांव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता था। मेरे पिता गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पाल पोस कर जवान कर दिया था। मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैं अपने माता पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं अपने माता पिता को बहुत इज्जत किया करता था। मैं उनको अपने साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई बुलाने की मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसीलिए मैं गांव में ही उनके लिए हर महीने ढेर सारे पैसे भेज जा करता था जिससे वह अपना घर चला रहे थे। उनके गांव में किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं थी। गांव में सब लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे क्योंकि एक मैं ही था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता पिता को मालामाल कर दिया था। मैं हर महीने में 3-4 दिन के लिए गांव आ जाया करता था। गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। मैं थोड़े बहुत पैसे गांव के गरीबों में भी बांट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गांव अपने घर गया था। जब मैं वहां गया तो मेरी माता ने मेरे सामने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि एक न एक दिन मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई तो उसको सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। यह बात शायद हर इंसान के लिए इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने कहा, माँ आप पहले मेरे लिए लड़की तो देखना शुरू करो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब भी मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात होगी तो मैं अपने माता पिता को शहर बुला लूंगा और कहूँगा कि मुंबई में ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता पिता ने तो मेरी शादी गांव के ही गवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देखी हुई है। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता के एक दोस्त हैं, उनकी बेटी रिया के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं रिया से शादी नहीं कर सकता था। मैं रिया को देखा हुआ था। रिया बहुत ज्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी के दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था क्योंकि उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर में रखूंगा। इसी बात की फिक्र मत करो। यह सुनकर पिताजी के दोस्त की आखिरी सांस भी निकल गई थी। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि रिया जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाए जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ अपने दोस्त से वादा भी पूरा हो जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आखिर यह मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी और स्मार्ट लड़कियां बहुत पसंद आई थी। गांव में तो ज्यादातर गवार और काली सी ही लड़कियां होती है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का था तो अपने जैसे ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की डिजर्व करता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सारी चाहतों पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का बहुत कहना मानता था और उनका बहुत आज्ञाकारी बेटा था। इसीलिए मैंने शादी के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी। लेकिन मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी कर दी गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई वापस जाना था। मेरी शादी को हुए अभी 20 दिन ही थे। यह 20 दिन ही मुझे 1 साल जैसे लग रहे थे। मुझे अपनी शादी से बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे शहर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हुए 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर ली थी और मैं सवेरे ही शहर जाने के लिए उठ गया था क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का वादा पूरा हो चुका था। रिया मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। उसको देख देख कर मुझे गुस्सा आता रहता था और उस जैसी बदसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता था। मैंने भी अपने किसी दोस्त को शादी में नहीं बुलाया था क्योंकि मेरे मुंबई के दोस्त मेरे मजाक बनाते। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था इसीलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब इंसल्ट करते। मैं जब गुस्से में अपने घर से निकलने लगा तो रिया मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी आप मत जाओ, अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं। मैं आपके साथ कुछ और टाइम गुजारना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी बहुत बुरा लगता था। मैं चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूँ लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि वह मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी। मेरा मन चाहता था कि वह मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा भी
यह तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं तो शहर में ही काम करता था। मैंने अपने माता-पिता के कहने पर यह ज़हर का घूँट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी रिया से कोई समझौता नहीं किया था, ना ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वह तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज्यादा नहीं देख सकता। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने उससे कहा, क्या 20 दिन में तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत हो गई है? तो वह रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी इस पागलपन वाली बात पर खूब हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है, तो तुम इस बारे में इधर मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार पा सकोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। मुझे उसकी इन बातों से बड़ी हंसी आ रही थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें रिया की भी कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी, क्योंकि मैं शादी की पहली रात भावनाओं में बह गया था और सुहाग रात रिया के साथ मना चुका था, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं अपने पिताजी की बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी कह दिया था कि कुछ दिनों के बाद बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाना। यह भी शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा था, लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में रिया को अपने साथ मुंबई नहीं लेकर जाता। फिलहाल मुझे तो इस घर से निकलकर अपनी जान छुड़ानी थी। मैं जब घर से निकला तो रिया छत पर कपड़े सुखाने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैंने गहरी सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चमक धमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैं जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं पर शिफ्ट हो गया था। गांव तो बस नाम के लिए कभी आता जाता था, क्योंकि वहां जाकर मुझे अपने माता पिता की भी देखभाल करनी होती थी। मेरा कोई और भाई नहीं था, इसीलिए मुझे ही उनकी फिक्र लगी रहती थी, और मैं उनको अपने साथ मुंबई भी नहीं लेकर जा सकता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। अगर मेरे पिताजी को यह पता चल जाता कि उनका लाडला और इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो वह ये सुनते ही भगवान को प्यारे हो जाते। मेरे पिता एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने कभी भी चालाकी नहीं की थी, बल्कि वह तो चालाकी जानते तक नहीं थे। और इस तरह ही कि मेरी माँ थी बहुत सीधी और संस्कारी औरत, और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यह शहर में एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़की से मेरी फ्रेंडशिप थी, तभी तो रिया गांव की काली और अनपढ़ लड़की मुझे एक आंख नहीं पाती थी। शहर में मेरा एक नाम था और एक अलग ही पहचान बन गई थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी भरते थे, और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। मैं एक जाना माना बहुत बड़ा गुंडा था। यहाँ पर आने के बाद रिया को बुलाकर मैं अपने कामों में बिजी हो चुका था। मैं अपने नए नए तरीकों से काम करता रहता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। एक दिन मैं भेस बदल कर कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा काम था कॉलेज के कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसा लिया करता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह खूब सारा पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाता था, और मुझे ड्रग्स खरीद कर और लोगों को ड्रग्स खरीदने और बेचने के मैं उनको अच्छा खासा पैसा दिया करता था।
मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता था क्योंकि मैं हर बार अपना हुलिया चेंज कर लिया करता था। हमेशा की तरह है, उस दिन भी मैं एक नए कॉलेज के आगे खड़ा हुआ था जहाँ से कॉलेज के लड़के और लड़कियों की छुट्टी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की रिक्शा में बैठने के लिए रिक्शे वाले से बहस कर रही थी। मैं जब उसके करीब गया तो उसको देखते ही रह गया। लड़की गरीब लग रही थी। उसका बैग भी काफी पुराना था। उसके जूते भी बड़े पुराने थे। उसके ड्रेस से भी ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा गरीब है। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तां चीख चीख कर सुना रहा था, जैसे काफी पुरानी हो गई थी। वह रिक्शा वाले से कहीं जाने की जिद कर रही थी और उसे पैसे कम कर रही थी। मैंने रिक्शा वाले को उसके पैसे खुद दे दिए और कहा कि आप जा सकती हो, आपके पैसे मैंने रिक्शे वाले को दे दिया है। मेरा नया शिकार मुझे मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियां को फंसाना बहुत ही आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब मैं उसकी मदद की तो वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह तुम्हारी मदद करने पर इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें उनसे बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दी और उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। हमारी सारी बातें भी रिक्शा वाला खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़के के सारे हथकंडों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा था। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद भी उसने मेरी मदद का सहारा नहीं लिया और वह दूसरे रिक्शा में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं पहले ही रिक्शे वाले को पैसे दे चुका था। अगर वह चाहती तो मेरी मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं ली। मुझे उसकी यह बात बड़ी पसंद आई थी। अब मैं उस दिन के बाद हर दिन कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी। वह रोज रिक्शा करके अपने घर को जाती थी और मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता था। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वह लड़की बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ ही उस घर में रहा करती थी, जबकि उसके दादा की उम्र भी बहुत हो गई थी और वह बहुत बीमार रहने लगे थे। उस लड़की का नाम दीप्ति था और वह बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया था और दीप्ति के कॉलेज काफ़ी दिनों से नहीं जा पाया था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि दीप्ति की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो दीप्ति की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझे मेरा नंबर लिया। नंबर देने के बाद मैं वहां से वापस आ गया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार दीप्ति को देखने का ख्याल जाग रहा था। अगले कुछ दिन में मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच में दीप्ति को भी नहीं देख पाया था। अगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक दीप्ति की फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद दीप्ति की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। वह अपनी फ्रेंड को शादी में इनवाइट करने गई थी, इसीलिए उसकी फ्रेंड ने फौरन ही मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे उसकी शादी का अफसोस भी था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं दीप्ति से प्यार करने लगा हूं। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग्स जाग उठी है। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैं बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और दीप्ति की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर दीप्ति को उसके घर से उठवा लिया और दीप्ति को अपने फ्लैट के कमरे में बंद कर दिया और अपने आदमी से कह दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं दीप्ति पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल दीप्ति को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रातें अपने घर पर दीप्ति को सुरक्षित रखकर उसके घर पहुंचा दिया था। उसको यह खबर तक नहीं होने दी थी कि उसका किडनैप किसने करवाया है। वह जिस तरह से मेरे घर आई थी उसी तरह से वापस उसके घर भेज दिया गया था। वही सबसे अनजान थी कि उसके साथ यह सब किसने किया। दीप्ति के मंगेतर ने उसे से रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि दीप्ति के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम को बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। यह तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने भी कभी अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को मुझे पर शक तो रहता था, मगर वह मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं रही थी। एक दिन मैं दीप्ति के घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने बड़ी चालाकी के साथ दादा से बात करनी शुरू कर दी थी। मैंने अक्सर देखा था
कि वह शाम के टाइम पर घर से बाहर हवा खाने के लिए निकलते थे और वह हाथ में छड़ी लेकर चला करते थे। वह बहुत सीधे साधे आदमी थे, उनको आंखों से भी ज्यादा ठीक नहीं दिखता था। मैंने उनसे बातचीत शुरू की और उसके बाद मैं उनको बाहर सड़क तक लेकर टहलने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी दीप्ति के दादा के साथ अच्छी जान पहचान हो गई और वह रोज जब भी घर से बाहर निकलते तो मैं उनकी मदद किया करता उनको बाहर टहलने में। वह मुझे बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश रहते थे। कहते थे, आजकल कोई भी जवान किसी बूढ़े इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज मेरा हाथ पकड़कर मेरी टहलने में कितनी मदद करते हो। इसका मतलब वह मुझे अच्छा खासा इम्प्रेस हो गए थे। एक दिन मैं दीप्ति के दादा को टहलने के लिए पार्क तक लेकर गया था। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वहां पर हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि उनकी पोती दीप्ति, जिसको वह काफी सालों से पाल रहे हैं, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय कर दी थी, लेकिन न जाने किस तरह से दीप्ति गायब हो गई और जब 3 दिन के बाद दीप्ति वापस आई तो उसे कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती का और अपना खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से ही जलता था। अब तो हमारी भूखे रहने की नौबत आ गई है। उस लड़के ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे दीप्ति के दादा की बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं उनको और भी ज्यादा इम्प्रेस कर सकता था। मैंने दीप्ति के घर पर राशन डलवा दिया। दीप्ति के दादा बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसके घर में हर जरूरत की चीज मौजूद कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पोते के जैसा ही हूँ। मैं उनकी मदद इसीलिए भी की थी क्योंकि मुझे दीप्ति के घर जाकर उसके करीब आने की कोशिश भी करनी थी। मैं दीप्ति के घर पर पैसा लुटा रहा था। दीप्ति मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन रिक्शा वाले को पैसे दे दिए थे। मैं पिछले हटने वालों में से नहीं था। मैंने दीप्ति के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े दादा को डॉक्टर के पास लेकर जाता तो कभी उसके घर जरूरी सामान देने चला जाता था। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से दीप्ति मुझसे इम्प्रेस हो गई थी और उसने पहले मुझे जो भी गलत समझा था उससे बात पर उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर पर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लेकर आई थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में मैं उसे खाना भी खिला दिया करता था और साथ में मूवी भी देख लेते थे और खूब सारी शॉपिंग भी करता था और महंगी महंगी ड्रेस और उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था। मैंने दीप्ति को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग लेकर आ ही गई थी। दीप्ति भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक दीप्ति को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। दीप्ति को खुश रखने से मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता था। दीप्ति की खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितने भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उनको पहनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर आकर आई थी। अब दीप्ति भी मेरे प्यार में पागल होने लगी थी। छिपे शब्दों में मैं भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैं दीप्ति के दादा से उसका रिश्ता मांगा था और दीप्ति के दादा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। दीप्ति ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से दीप्ति को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई आने के बाद किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी रिया के साथ गांव में हो चुकी है। दीप्ति को जब से इस बात के बारे में पता चला था, वह रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया कि मेरी पत्नी रिया हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है, वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर दीप्ति किसी भी तरह नहीं मानी और फिर दीप्ति ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब तक रिया को तलाक नहीं दूंगा तो वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं रिया को नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर दीप्ति ने मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे खुद तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ गया था। माँ, पिताजी और रिया मेरे घर आने पर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर रिया के साथ बहुत ही गुस्से वाला रहता था। बात बात पर मैं उसकी इंसल्ट करता, उसे ताने देता रहता था, मगर वह मेरी किसी भी बात का लुटा कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी।
उसकी बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल में यही सोचता था कि कहाँ दीप्ति जैसी गोरी और खूबसूरत लड़की और कहाँ यह बदसूरत सी। रियल में मैं रिया को उसके काले रंग की वजह से काफी सारी बातें सुना दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली शक्ल ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा करता और उससे पूछता कि बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है। तुम काली अंधेरी रात और मैं उजला सवेरा। रिया बहुत ज्यादा रोती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर जाते थे, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं दीप्ति के प्यार में पड़ चुका था। मैं रिया के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया था और अब तो नौबत मारपीट पर भी आ गई थी। मैं रिया पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह मुझे एक शब्द भी नहीं कहती थी। मुझे उसके इस ढीठपन से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बहुत ही सख्त पड़ गई थी। मैं जितना उसे दूर भागता वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी। मेरी जिंदगी में अगर दीप्ति नहीं होती तो शायद अब तक मैं रिया की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था और उसकी हरकतें मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं जल्द से जल्द दीप्ति के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं दीप्ति के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाना था कि थोड़ा और सब्र कर लो और सारे हालात उसको बताता रहता था। यह भी बताया करता था कि रिया किसी भी तरह मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करेगी और मेरी पिटाई डांट बुरी बुरी बातें सबको बर्दाश्त करती रहती है। और फिर दीप्ति ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिनके से सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दीप्ति ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल यह बात सुनकर डर गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने दीप्ति से कहा कि ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। बीच में जब अचानक से मेरी नींद खुली तो रिया बेड पर नहीं थी। मैंने नजर उठाकर रिया को घर में ढूंढा तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया तो वह छत पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम मैंने उसे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा कि क्या हुआ रिया, तुम यहाँ पर बैठी हुई क्यों रो रही हो। मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किए, मगर उसके होठों पर मेरे लिए कोई शिकवा नहीं था। मैंने कहा रिया, मैं बहुत बुरा हूं ना, मुझे पता है, तो मेरी वजह से ही रोती रहती हो। मैं रिया को अपनी बातों में लेने की कोशिश की और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी कि बुरी तो मैं हूँ जो आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को नरक बना दिया। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। मैं आपको डिजर्व नहीं करती। आप कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। रिया भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैं रिया के आंसू अपने हाथ से साफ किए और कहा, यह सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है। गर्मी बहुत हो रही है, तुम कुछ पीना पसंद करोगी। रिया ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पीना है। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना, जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा तो तुम नहीं पियोगी क्या। तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, चलो तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथ से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल को मेरा दिल चाहा कि वक्त यहीं पर रुक जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नजरों के सामने दीप्ति का चेहरा आ गया था। मैं दीप्ति के बिना नहीं रह सकता था और दीप्ति को पाने के लिए मुझे कड़वा घूंट पीना ही था। कुछ देर हम दोनों छत पर ही इसी तरह से बैठे हुए बातें करते रहे। उसके बाद मैंने रिया से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और अब सोने की कोशिश करो, फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के काम भी देखने होते हैं। मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखने के बाद रिया बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैं रिया के उठने से पहले ही उसके लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। जहर तो मैं अपने पास पहले ही लाकर रख लिया था और ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला दिया था। जैसे ही मैं ट्रे में ऑरेंज जूस का गिलास लेकर कमरे में गया तो मुझे रिया की मासूम शक्ल देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने रिया को जगाया और उससे कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है, वह भी अपने हाथों से। आँख खुलते ही जब रिया ने मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रिया के हाथ में मैंने जब ऑरेंज जूस का गिलास दिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि लो यह पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने से यह मर जाएगी। तो मैं भी वहां से चला गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैं रिया को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफर के लिए निकल पड़ा। उस दिन रिया मेरा
इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने वह कब से इस खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं भी बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा। मगर न जाने क्यों जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने दीप्ति को कॉल करके अपने आने के बारे में भी नहीं बताया था क्योंकि उसके पास पहुंचकर सरप्राइज देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास ही मौजूद थी क्योंकि मैं दीप्ति और उसके दादा को अपने फ्लैट में ही रहने के लिए रख दिया था। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाजा खोला तो मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन यह क्या, मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। तभी मैंने दीप्ति को देखा। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी और दीप्ति के हाथ में ट्रे थी। मुझे देखकर कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैंने अपने हाथ से खीर बनाई है। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर सोच में पड़ गया था। जब से मैंने उसे फोन किया था कि मैं ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर रिया को दे दिया है, तभी से यह इन तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियां मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से तो मुंह मीठा करो। मुझे खीर की प्याली देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर दीप्ति के बार बार कहने पर मैं थोड़ी सी खीर खा ली थी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। अब उसे काफी देर हो गई और वह कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं उसे देखने के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज आ रही थी। दीप्ति उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, अविनाश आप चिंता मत करो, मैंने रवि का पक्का इंतजाम कर दिया है। खीर की प्याली में जहर मिलाकर उसको खिला दिया है और आज पुराना बदला भी ले लिया है। वह गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझे खबर भी नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने मेरी शादी की रात किडनैप किया था। मेरा मुजरिम रवि ही है। मेरी फ्रेंड ने मुझे रवि के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप करवाया था और उसने ही मेरी फ्रेंड से मेरी सारी इन्फॉर्मेशंस ली थी। वह तो भगवान की कृपा है जो अविनाश आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सारी बातें सुन रहा था। यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं दबे पांव वहां से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फोन आ गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मेरी हालत अभी इतनी खराब नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से जैसे तैसे गांव पहुंचा। मैंने जैसे ही घर गया तो मैंने देखा रिया के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर कांप उठा और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ रिया? उसने रो रो कर मुझे बताया कि मैं आपकी अलमारी की तलाशी लेती, मुझे आपकी गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर मुझ पर अपना काम करना शुरू कर रहा था, लेकिन मैं भी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसीलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दर्द से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैं आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। रिया की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही रिया एकदम जमीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। रिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने रिया की जिंदगी की भीख मांग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा हुआ देखा और सबसे पहले मैंने रिया के बारे में पूछा था। उसके बाद रिया के बारे में जो कुछ भी डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी रिया इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन ही ली थी। बेचारी रिया इस दुनिया से जा चुकी थी। जैसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मैं रिया की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और चुपचाप मैं पुलिस के हवाले हो गया था।
मैंने अपने माता पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि मैं अपनी पत्नी का मुजरिम हूँ। मैंने अपनी पत्नी को ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर मारा है। मेरे माता पिता बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। एक तो उनको उनकी बहू के मरने का गम था और दूसरी तरफ जब उनको यह खबर सुनने को मिली कि उनका बेटा ही इतना बड़ा अपराधी है तो और भी ज़्यादा वह दोनों टूट कर रह गए थे। मैंने अपनी गलती की वजह से कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे मेरी पत्नी को देखना है। जब मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी कि रिया ना सही, उसकी आत्मा ही मुझे माफ़ कर दे। मैं रिया के साथ बहुत गलत किया। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल की जेल के बाद मुझे रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार तो नहीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। मैं और भी ज्यादा बिखर गया था। अपने माता पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने तो छोड़ ही दिए थे और अब मैं गांव में ही खेती बाड़ी करता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। जैसा मैंने किया था वैसे ही आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं रिया से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरे सारे रिश्ते ही मुझसे दूर कर दिए क्योंकि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया था। इसीलिए आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ और यह अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। जितनी चमक धमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के पास जल्दी ही वापस चला जाऊँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।